क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एआई पाथफाउंडर एक नए प्रकार के टेलीस्कोप का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CSIRO, दैट इज कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ASKAP क्या है? तो यह एक रेडियो तरंग का चित्र बनाने में सक्षम होता है। स्थापना जो स्थल होगा इसका वह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रथम निजी कंपनी जिसने पूर्ण ठोस प्रणोदन रॉकेट का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण किया है, कौन सी प्रथम निजी कंपनी है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि कलाम 5 नामक एक ठोस प्रोपल्शन रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया। संस्थापक इसकी पवन कुमार चंदना है। स्थापना इसकी 12 जून 2018 को। मुख्यालय हैदराबाद। तो मुख्यालय आपको याद रख सकते हैं, स्थापना याद रख सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है इस कंपनी का? स्काई रूट एरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 24, नेत्रा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? 2 कथन दे रखे हैं, बताना है आपको। नेत्रा के संबंध में कथन है कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा कथन है कि इसका जो उद्देश्य है वो भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना, ट्रैक करना और उसकी सुरक्षा करना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 1 और 2 कथन दोनों के दोनों सही हैं। नेत्रा, तो एग्जाम में आपको याद रखना है कि नेत्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेत्रा का फुल फॉर्म। तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना, ट्रैक करना, सुरक्षित करना। संरचना एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक रडार, एक नियंत्रण केंद्र। कार्य है उपग्रह अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करना। विकास करता, तो बस आपको याद रखना है कि नेत्रा का फुल फॉर्म, साथ ही इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसरो के द्वारा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 2020 में भारत की संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो किया गया है, कहाँ से किया गया है? तो गाइस इसका जो प्रक्षेपण हुआ है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो इसकी जो प्रक्षेपण तिथि है संचार उपग्रह CMS-01 का 17 दिसंबर 2020, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रक्षेपण जो यान है वो PSLV-C। ठीक है, याद रखना है आपको कि CMS-01 का जो प्रक्षेपण किया गया है, इस प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV-C50। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है PSLV-C50। कार्य है भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं उपलब्ध कराना। PSLV-C50 जो है इसकी बाउंडी जो उड़ान है तथा CMS-01 भारत का 42वां उपग्रह संचार उपग्रह है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि संचार उपग्रह CMS-01 का जो प्रक्षेपण किया गया है 17 दिसंबर 2020 को सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और प्रक्षेपण जो यान रहा वो PSLV-C50। दैट्स इट। 26 वर्ष 2020 के नवंबर माह के अंत में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में किस चक्रवात का प्रभाव देखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निवार। कौन सा चक्रवात है? निवार है, निवार। दक्षिण भारत में निवार चक्रवात का प्रभाव आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु में देखा गया। निवार चक्रवात यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसे भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गंभीर चक्रवाती तूफान श्रेणी 1 के तहत दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, नाम क्या है ऐप का? उमंग ऐप, अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया उमंग ऐप का, किस मंत्री के द्वारा? गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कुछ आप गेस करेंगे, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद। यहाँ पर जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, उमंग का फुल फॉर्म इसका है, फुल फॉर्म जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि नवंबर 2020 में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ विश्व का चौथा देश बन गया। दूसरा कथन दे रखा है कि अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है वो है अमेरिका, रसिया और चाइना, उसके बाद चौथा भारत। तो क्या करेक्ट कथन क्या है आपको बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2, यानी दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो भारत द्वारा जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है इसका नाम आपको याद रखना है। भारत की जो नाम है वो है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जबकि अमेरिका की अगर बात की जाए तो इसका नाम है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, दैट इज GPS। रूस की अगर बात की जाए तो यह है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज ग्लोनास। क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने तटीय निगरानी नेटवर्क CSN के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 3 देशों में तटीय रडार स्थापित करने की योजना बनाई है। उन 3 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है आपको बताना है। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान। ठीक है, भूटान जो है उसमें शामिल नहीं है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव शामिल है। भारत की 3 देशों में तटीय रडार स्थापित करने की जो योजना है किसके तहत की जाएगी, तो भारतीय तटीय निगरानी नेटवर्क के तहत। भारतीय तटीय रडार स्थापित करने की योजना में जो शामिल कंट्री हैं म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव। इसका उद्देश्य है एक विस्तारित खतरों हेतु उच्च सागरों की वास्तविक समय में निगरानी में मदद करना और हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में क्षमता निर्माण हेतु भारत की सहायता विस्तार करना है। तटीय रडार नेटवर्क श्रृंखला में पहले से एकीकृत देश जो शामिल हैं वो मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका हैं। CSN की स्थापना मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के बाद की गई। तटीय रडार नेटवर्क श्रृंखला की प्रथम समुद्र में तट पर 46 तटीय रडार स्थापित किए गए हैं। द्वितीय चरण में 38 एस्थेटिक। तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि तटीय रडार में जो शामिल कंट्री हैं वो है म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव। साथ ही तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क में पहले से जो एकीकृत देश रहे मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका। दैट्स इट, इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, दिसंबर 2020 में चीन की चंद्र मिशन के तहत भेजा गया कौन सा अंतरिक्ष यान चांद की सतह से मलबे और चट्टानों के नमूने को लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चांग-ई 5। तो चीन का जो चंद्र मिशन के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान रहा इसका नाम रहा चांग-ई 5 और ये पृथ्वी पर लौटा है। ठीक है, तो ये भेजा कब गया था, 24 नवंबर 2020 को चीन ने हैनो द्वीप की तट पर स्थित वेनचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया। तो ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट, ये भेजा कब गया था 24 नवंबर 2020 को और चांद जो है पर जो उतरा ये 1 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो याद रखना है किस कंट्री का है ये, तो ये है चांग-ई 5 चाइना का। ठीक है, चांद की सतह से एकत्रित कर लगभग 2 किलोग्राम चट्टान के नमूनों 44 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान द्वारा ये लाया गया है किसी। ठीक है, तो बस दोस्त आपको यहाँ पर जो याद रखना है किस कंट्री का है, तो ये है चाइना का। मान लो चांग-ई 5 दे दें तो नाम से आप लोग गेस कर ले जाएंगे, जापान ना लगा दें। ठीक है, तो चाइना याद रखना है, चांग-ई 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, मलायन विशालकाय गिलहरी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसके बारे में अध्ययन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। इस अध्ययन में बताया गया कि इस गिलहरी की आबादी वर्ष 2050 तक 90% खत्म हो जाएगी। वर्तमान में यह गिलहरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई गई है।
कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, कौन सा गलत है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दैट इज केवल और केवल 3 ऑप्शन गलत है, बाकी जो दोनों दे रखे हैं वो सही है। आइए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मलायन विशालकाय गिलहरी के बारे में जो अध्ययन करता रहे वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संबंधित मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, अध्ययन क्षेत्र मलायन विशालकाय गिलहरी के बारे में। भारतीय प्राप्ति स्थल जो रहा वो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ऑप्शन 3 में दे रखा कथन तीसरा दे रखा था कि ये विशेषता जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पाई जाती, जो कि गलत था। इसके जो प्राप्ति के स्थल हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड हैं। निष्कर्ष ये है कि भारत वर्ष 2050 तक बताया गया है कि 90% जो आबादी इनकी है वो कमी हो जाएगी इनमें। मलायन विशालकाय गिलहरी विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी है, ठीक है। तो जीके की इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप देख सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो गिलहरी है उसका नाम क्या है, तो ये है मलायन विशालकाय गिलहरी है, ठीक है। IUCN की अगर कैटेगरी में आप देखेंगे किस कैटेगरी में है, तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में स्थित गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस को दुनिया का सबसे पुराना आर्किड नाम दिया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। आर्किड जीनस गैस्ट्रोडिया की नई प्रजाति की खोज मेडागास्कर कंट्री ने की गई है। नई प्रजाति का जो नाम है गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस, इस प्रजाति को जो नाम दिया गया है विश्व का सबसे पुराना आर्किड। इस प्रजाति द्वारा पोषण जो रहा पोषण हेतु कवक पर निर्भर, और इसमें अन्य प्रकाश संश्लेषण ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य इनको याद रखने, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के किन द्वीपों को हरित ऊर्जा आधारित बनाने का लक्ष्य रखा है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को हरित ऊर्जा आधारित बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। घोषणा इसकी जो उन्होंने की है, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, RK सिंह है। तो आपको याद रखना है कि जो हरित ऊर्जा आधारित बनाने का लक्ष्य रखा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। साथ ही इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि भारत की हरित ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो कब तक है, तो वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता हासिल करने का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरूर याद रखना है कि भारत की हरित ऊर्जा लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक है 450 गीगावाट क्षमता। भारत में हरित ऊर्जा स्थापित क्षमता जो है वो है 1,36,000 मेगावाट की। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल जिसने जलवायु परिवर्तन की सीमा 2% तक कम करने में जो है उपलब्धि अर्जित की है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि भारत की हरित ऊर्जा लक्ष्य 2030 तक है 450 गीगावाट क्षमता का। भारत में हरित ऊर्जा स्थापित जो क्षमता है वो कितनी है, तो 1,36,000 मेगावाट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में चर्चा में रहा काकोपो क्या है, काकापो तोता, ठीक है। कौन सा तोता है, काकापो तोता। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि काकापो तोता IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में तथा साइट की परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन है कि इसने ऑस्ट्रेलिया की बर्ड ऑफ द ईयर 2020 प्रतियोगिता जीती है। तो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर से पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आपको इसको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर इसमें जो कथन जो सत्य है वह केवल और केवल एक सही है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये
गंभीर रूप से जो है ये संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, साइट कीपर सिस्ट 1 में सूचीबद्ध है। तोता न्यूजीलैंड का रात्रिचर तथा उड़ने में असमर्थ होता है। तोता का जो अर्थ है वो नाइट पैरेट, दैट इज माओरी भाषा में इसको, ठीक है। वर्तमान जो स्थिति याद रखना है तोता की IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। तोता द्वारा जीती गई जो प्रतियोगिता है वो न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 है, जो कि दूसरी बार जीती गई है, ना कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि स्पेसएक्स एरोस्पेस क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनी है। दूसरा कथन है स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं कि स्पेसएक्स एरोस्पेस क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनी है और स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स की स्थापना वर्ष 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को हरित पर्यावरण कोष दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड से $256 मिलियन अनुदान व लोन प्राप्त हुआ है? कौन सी कंट्री से? तो भारत की कौन सी कंट्री है जिसको प्राप्त हुआ है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश को। हरित पर्यावरण फंड क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज UNEFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ढांचे के भीतर स्थापित एक कोष है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला हेतु अनुकूल और शमन प्रथाओं को इसको बढ़ावा देना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2010 में। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में ग्रीन क्लाइमेट फंड की गठन का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, लक्ष्य निवेश मानचित्र दैट इज SDG इन्वेस्टर मैप जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया है आपको बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा UNDP और इन्वेस्ट इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन क्लाइमेट फंड से संबंधित कथनों पर अध्ययन करें। पहला कथन दे रखा है कि 19 नवंबर 2020 को GCF ने बांग्लादेश को $256 मिलियन का ऋण प्रदान किया। दूसरा कथन है यह ऋण पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है को बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों के दोनों को जो कथन दे रखे हैं कि 19 नवंबर 2020 को GCF ने बांग्लादेश को $256 का ऋण प्रदान किया, ये भी सही है। दूसरा कथन कि यह ऋण पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया, तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि नाम क्या है? परम सिद्धि विश्व के शीर्ष 500 शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 62 62वां स्थान प्राप्त किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने। टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स में सूची में जो शामिल है भारत का सुपर कंप्यूटर का स्थान जो है वह 62 है, जबकि प्रत्यूष का 77 है और मिहिर का 144 है। टॉप 5 जो
100 सुपर कंप्यूटर की सूची जो जारी की गई वह नवंबर 2020 में शीर्ष 3 रहे। नंबर 1 पर फुगाकू, कौन सा सुपर कंप्यूटर? फुगाकू, जो कि जापान का रहा। दूसरे नंबर पर समिट सुपर कंप्यूटर, जो कि यूएसए का। तीसरे नंबर पर भी जो है वो सिया रहा, जो कि यूएसए का ही है। तो नंबर 1 पर वो है फुगाकू, जापान का। अपने भारत की जो सूची है वह 62वें स्थान पर है परम सिद्धि, प्रत्यूष का 77, मिहिर का 144। अच्छा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में जो सुपर कंप्यूटर की सूची में जो शामिल कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, वो किस कंट्री के हैं ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो शामिल होने वाले सुपर कंप्यूटर हैं वो चाइना के हैं 212, जबकि यूएसए के 113 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। परम सिद्धि का जो विकास किया गया था, जो डेवलप किया गया था अपने जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, यह सीडैक दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, अक्टूबर 2020 में भारत की किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला नेचर गाइड का जो है चयन किया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है। एनवायरनमेंट में आप पढ़े होंगे अच्छे से। टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला नेचर गाइड का चयन जो किया गया है वह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में है। चयनकर्ता कॉर्बेट प्रशासन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना है कि जो पहली बार महिला नेचर गाइड शामिल हैं वो कितनी संख्या है? तो 7 हैं। यह पहला अवसर है जब किसी टाइगर रिजर्व में महिला नेचर गाइड का चयन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 41, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा मंच के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चौथा। साथ ही आपको याद रखना है इसका जो थीम रहा वो क्या रहा? तो बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। प्रमुख बिंदु जो अभी पढ़ के आए हैं कि 2030 तक तकनीकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जो है वो लक्ष्य जो है वो 450 गीगावाट है, जबकि वर्ष 2025 तक रिफाइनिंग क्षमता का जो है लक्ष्य है वो कितना है? तो 250 से 400 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष बढ़ाने की योजना है। कब तक? 2025 तक रिफाइनिंग क्षमता को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को लक्ष्य को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को अनुदान और ऋण के रूप में कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो इससे रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, तथ्य देख रहे थे। तो इसका गाइज करेक्ट आंसर होगा 256 मिलियन डॉलर।